आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि जो भी कहीं साइन बोर्ड्स लगे होते हैं क्यों आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है इस लाइक बटन के साथ अगर आप करना चाहें तो, बट आप करते ही नहीं है, क्या करें। बट हाँ, आज आप उसके साथ कुछ कर दीजिए, कुछ तो करिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ भी कुछ कर दें और इसके अलावा कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा और दिन था 21 दिसंबर 2003 का, जब यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले तीन बहुत ही गहरे दोस्त, जिनमें से पहले का नाम शॉन, दूसरे का नाम एशले और तीसरे का नाम ब्रैड, ये तीनों दोस्त अपनी एक गाड़ी में बैठे और सीधा नॉर्थ साइड की तरफ अपनी गाड़ी को चलाने लगे। असल में तीनों दोस्त ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में रहा करते थे और उस दिन उनका प्लान था कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने चले, और इसीलिए इन तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न टेरिटरी में जाने का फैसला किया कि हाँ चलो लंबा रोड ट्रिप हो जाएगा, हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, वहां घूम कर आते हैं, अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको यह पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी नाम का यह इलाका बहुत ही वीरान और बंजर टाइप का इलाका है। यहां लोग तो रहते हैं बट बहुत ही बड़े से इलाके में सिर्फ गिने चुने, कुछ मात्र गिने चुने ही लोग रहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां का बहुत ही बेरहम मौसम और जंगली जानवर जो आपकी कभी भी किसी भी टाइम जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए यहां पर आना जाना लोग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। अब क्योंकि ज्यादा लोग इस इलाके में नहीं रहते तो वहां की सरकार ने भी स्पेसिफिकली इस इलाके पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया हुआ। ना ही यहां पर बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही यहां पर कोई बेसिक सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां सिर्फ सरकार ने बहुत सारे साइन बोर्ड्स अलग अलग जगह पर लगाकर छोड़े हुए हैं कि यहां तक आते आते लोगों को पता लग जाए कि आखिर वो किस इलाके में है ऑस्ट्रेलिया के। और 21 दिसंबर 2003 के दिन ये तीनों दोस्त एक्चुअल में अपने शहर से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर वहां एक बहुत ही बड़ा नमक का मैदान मौजूद है, उसी नमक के मैदान में अपनी अपनी क्वाड बाइक से रेसिंग करने के लिए जाने वाले थे। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर अपनी अपनी क्वाड बाइक्स एक छोटे से ट्रक के अंदर लोड करी, तीनों जाकर ट्रक में बैठे और वो ट्रक सीधा अब इस सॉल्ट लेक की तरफ, जो कि उस टाइम पर जमी हुई थी, उस झील की तरफ जाने लगा। और जैसे ही इन तीनों का ये ट्रक नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ जाने वाले सबसे पहले रोड की तरफ चढ़ा तो वो रोड पहले से ही कच्चा सा था। उसी कच्चे रोड पर तकरीबन आधा घंटा अपना ट्रक चलाने के बाद फाइनली ये लोग टम्बलिंग वाटर हॉलिडे पार्क की तरफ पहुंचे। इस पार्क को भी इन्होंने क्रॉस किया, ये आगे की तरफ निकल चुके थे। इसको क्रॉस करते ही असल में ये तीनों लोग नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्य हिस्से के अंदर अब दाखिल होने वाले थे, और ये वही इलाका है जो बहुत ज्यादा बीहड़ है। यहाँ के जंगल बहुत ज्यादा बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ के रोड्स बहुत ज्यादा बदनाम है। रोड तो यहाँ गिने चुने ही है, नाम मात्र रोड है, वो भी सारे कच्चे, इसके ऊपर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहता, बट फिर भी ये तीनों दोस्त वहां घूमने जाने वाले थे। और इस पार्क के बाद बहुत बड़ा साइन बोर्ड ये भी लिखा आया था कि इस पॉइंट के बाद से आगे अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी इंसानी कदम वहां नहीं दिखाई देंगे, कोई भी इंसान आपको चलता फिरता नहीं दिखाई देगा। ये जो पार्क है जिसको आपने अभी क्रॉस किया है, यही एकमात्र ऑस्ट्रेलिया की अंतिम इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद सिविलाइजेशन है जहां इंसान रहते हैं। इसके बाद सिर्फ जंगल ही जंगल आपको मिलेगा। उन्होंने उस बोर्ड को देखा, उससे आगे निकल गए। आगे जाते जाते वो जो जिस जंगल के अंदर वो चला रहे थे अपना वो ट्रक, वो जंगल गहरा होता गया। अब जहां वो पेड़ पहले बहुत दूर दूर थे, अब वो धीरे धीरे पास आते गए, इतने पास कि उनकी जड़ें ऊपर से लेकर नीचे तक आपस में घुली हुई थी, सिर्फ नीचे से एक गाड़ी ही निकल सकती थी। अब जैसे ये तीनों अपना ट्रक लेकर इस जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, तब इन तीनों को याद आया कि इस जंगल में आगे चलने पर उन्होंने मैप के अंदर देखा था कि एक फिनिस नाम की रिवर आती है, फिनिस नाम की नदी आती है, और ये नदी पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा गहरा है। इसको पूरी दुनिया ब्लैक वाटर रिवर के नाम से भी जानती है, क्योंकि अगर आप इस नदी में ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसा कि आप इस फोटो में अभी देख भी सकते हैं। बट जैसे जैसे वो आगे चलते जा रहे थे, उन्होंने मैप के अंदर फिर से देखा कि जहां इस टाइम पर वो पहुंच चुके हैं, उसके आसपास ही उनका वो नमक वाला मैदान मौजूद है जहां पर वो क्वाड बाइक को चलाने के लिए आए हैं। अब जंगल भी काफी ज्यादा गहरा होता जा रहा था, तो उन्होंने, और उनकी गाड़ी अब आगे जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपने ट्रक को वहीं पर पार्क किया, पीछे उतरे और सीधा वो अपने जो क्वाड बाइक्स उन्होंने ट्रक के ऊपर लादे हुए थे, उन क्वाड बाइक्स को एक एक करके नीचे उतारा, सीधा अपनी क्वाड बाइक को चलाते हुए उसी सॉल्ट लेक के मैदान में गए। और जैसे ये तीनों लोग अपनी अपनी क्वाड बाइक लेकर उस मैदान पर पहुंचे तो इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ तो हल्का हल्का पानी खड़ा हुआ है, और वो भी रेतीला पानी, क्योंकि अभी हाल ही में पूरे जंगल में, इस इलाके में ऊपर बारिश हुई थी, और वो भी इतनी ज्यादा बारिश कि पूरे जंगल के अंदर ही पानी खड़ा हो चुका था। बट इनको कोई लेना देना नहीं था, इनको तो जस्ट अपने मजे लेने थे।
इन तीनों ने अपनी क्वाड बाइक स्टार्ट करी फिर से और तीनों एक दूसरे के साथ रेस वगैरह लगाने लगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे और ये उछालते उछालते घंटों का टाइम बीत गया। अब शाम के तकरीबन 4:30 बजे का आसपास टाइम हो चुका था। इस टाइम पर इनको याद आया कि चलो हमें वापस भी अपने घर जाना है और ये सही टाइम है यहां से निकलने का। तीनों ने इस बात में हाँ में हाँ मिलाया। तीनों अपने क्वाड बाइक्स को लेकर वापस जंगली इलाके में गए जहां उन्होंने अपना ट्रक खड़ा किया हुआ था। उस ट्रक के पास ले जाकर क्वाड बाइक को बंद किया। एक एक क्वाड बाइक को उठाकर इन्होंने ट्रक के अंदर लोड कर दिया और उस चीज को लॉक करके सीधा अब अंदर ट्रक के अंदर बैठने ही वाले थे। बट इससे पहले कि वो बैठते, इन तीनों में से एक ने अपने हाल को देखा, अपने कपड़ों को देखा जिसके ऊपर काफी ज्यादा कीचड़ लगा हुआ था, क्योंकि वो ट्रेसिंग वो क्वाड बाइक चलाकर काफी ज्यादा कीचड़ उनके शरीर के ऊपर लगा हुआ था। तो इन तीनों ने डिस्कस किया कि क्यों ना यार एक बार हम, वो पास ही तो फिनिश रिवर ही है, पास ही वो नदी बहती है, तो क्यों ना हम वहां जाकर थोड़े अपने कपड़े वगैरह साफ कर लें। इस तरीके से घर जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली बीच रास्ते में थोड़ा अच्छा भी फील नहीं होगा, हमारे शरीर से बदबू भी आ रही है, तो अगर हम वहां जाकर अपने कपड़े साफ कर लें, अपने शरीर को थोड़ा सा साफ कर ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि ये तीनों तगड़े स्विमर थे, इनको अच्छे से तैरना आता था, तो इन तीनों ने मना नहीं किया कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नदी बहने की आवाज भी आ ही रही है तो हम वहां जाकर देख भी लेंगे कि आखिर फिनिश रिवर है कैसी। बट इससे पहले कि आपको ये मैं आगे की कहानी सुनाऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में इस इलाके के अंदर सरकार ने कुछ जगह ऐसी तय की हुई हैं जहां पर लोग तैराकी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी पानी वाले इलाके में अगर साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, वहां पर सरकार की यही हिदायतें हैं कि उस इलाके में आपको नहीं तैरना, आपको उस इलाके में अपना कदम भी नहीं रखना तैरने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पानी वाले इलाकों में कम से कम एक या फिर उससे भी ज्यादा जानलेवा जानवर आपका वेट कर रहे होंगे कि कब आप वहां कदम रखें और उसी टाइम पर कोई ना कोई जानवर आके आपकी जान ले ले। बट इन तीनों ने इस चीज को इग्नोर किया, ये जस्ट उस जंगल के अंदर अपना कदम रखते गए और आगे वो फॉरेस्ट जो जंगल था वो और ज्यादा घना होता गया। अब ये जंगल नॉर्मल जंगल ना रहकर मैनग्रोव का जंगल बन चुका था, जिसके अंदर वो जड़े पकड़ कर आगे की तरफ जाए जा रहे थे। इनको फिनिश रिवर की आवाज, उसके बहने की आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। अब नॉर्मली जिस जगह पे इनका ट्रक खड़ा हुआ था उस जगह से तकरीबन 10 मिनट की वॉकिंग पर ही, 10 मिनट तक अगर वो इस जंगल में चलते तभी वो नदी स्टार्ट हो जानी थी। बट जैसे ही इन लोगों ने उस जंगल के अंदर कदम रखा, इनके पैर पानी में थे। जी हाँ, वो पानी किसी और का नहीं बल्कि वो नदी का ही था और वो बहता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। अब आप कहेंगे कि नदी तो 10 मिनट की वॉकिंग पर है, तो इनके पैर पानी में, नदी वाले पानी में कैसे पहुंच गए? तो असल में अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी और वो बारिश काफी लंबी टाइम तक चली थी और उसी बारिश की वजह से इस फिनिश रिवर के अंदर उफान आ चुका था। ये नदी अपने खतरनाक लेवल से बहुत ऊंचाई पर बह रही थी और उसी का पानी बहते बहते इस जंगल तक भी आ चुका था। अब क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा काला था तो उनको इसी वजह से नीचे का तल भी नजर नहीं आ रहा था कि कहीं एकदम से वो नदी स्टार्ट ना हो जाए और नदी के जो वो किनारे थे वो बिल्कुल स्टीप खड़े थे, कहीं वो अगला कदम रखे और सीधा नदी में जाए। इनको कोई इस बात का आइडिया नहीं था, सिर्फ इनको आइडिया था तो वो जंगल का, जहां ये मैनग्रोव जंगल खत्म हो जाता वहीं से ये फिनिश रिवर भी शुरू हो जाती। वो पेड़ों की जड़ों को पकड़ कर इस पानी में अपने पैरों को आगे मारते हुए आगे की तरफ चले। तभी इसमें से आगे चलते चलते ब्रैड का पैर एकदम से नीचे की तरफ गया और नीचे जाते जाते एकदम से उसने साइड में ही मौजूद एक खड़े पेड़ की जड़ को पकड़ा और उस जड़ को पकड़कर वो वापस ऊपर चढ़कर आ चुका था और उनको महसूस होने लगा कि हाँ, हम कहीं और नहीं, फिनिश रिवर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब हमें यहीं से अपना जो भी उनको धोना है, अपने शरीर को धोना है, यहीं से धोकर वापस चलना चाहिए। सामने मौजूद फिनिश नदी का काला पानी इतनी स्पीड में बहते हुए आगे की तरफ जा रहा था जो इनको बहुत ज्यादा सुंदर लगा। ऑब्वियसली सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बट इनको अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाना था क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला था। इनका प्लान यही था कि हम फिनिश रिवर के साइड में जितने भी पेड़ खड़े हैं इनको पकड़कर जस्ट नीचे जाएंगे फिनिश रिवर में और वहां से अपने हाथ पैर धोकर बाहर निकल आएंगे वापिस एक एक करके और वापिस अपने ट्रक में जाकर अपने घर चले जाएंगे। बट इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ अब होने वाला था। जी हाँ, जैसे ये तीनों लोग एक एक करके उन जड़ों को पकड़कर अपने आप को साफ कर रहे थे तभी ब्रैड का हाथ उस जड़ से छूटा और इस बहने वाली नदी का पानी इतना ज्यादा तेज था कि उसने ब्रैड को मौका ही नहीं दिया कि वो दोबारा से उस जड़ को पकड़ सके या फिर अपने साथ में खड़े दोस्तों का हाथ या फिर पैर पकड़ सके। इतना उसको मौका ही नहीं मिला। जी हाँ, बाकी उसके दोनों दोस्त ब्रैड को बहता हुआ देख रहे हैं बट वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों के मन में ये टेंशन तो थी कि उनका दोस्त का हाथ वहां से छूट गया, बट उनके मन में सेटिस्फेक्शन भी था कि कोई दिक्कत नहीं है यार, वो बहुत अच्छा स्विमर है, हद से हद क्या ही होगा, वो आगे की तरफ बह जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरे किनारे के ऊपर चढ़ जाएगा और वहां से वापस चलते हुए ट्रक
पे आ जाएगा। लेकिन फिर एशले ने कहा अपने दूसरे दोस्त को कि यार क्यों ना हम भी एक बार उसकी हेल्प करने के लिए चलें, हमको भी तो तैरना आता है, हम उसको देख लेंगे, आगे कहीं पकड़ लेंगे और तीनों वापस साथ में आ जाएंगे ट्रक पर। एशले और शॉन अब दोनों ही अपने दोस्त ब्रैड के पीछे उस नदी के अंदर छलांग लगा चुके थे और छलांग लगाते ही इन दोनों को महसूस हुआ कि नहीं यार, ये पानी तो सच में बहुत बहुत ज्यादा तेज है, इसके खिलाफ तैरना तो नामुमकिन जैसा है। भलाई इसी में होगी कि हम जल्दी से इसकी डायरेक्शन में तैरते हुए किसी किनारे पर मौजूद जड़ को पकड़कर इस जंगल में तुरंत वापस एंटर कर जाएं, यही हमारे लिए भला होगा। एशले को दिख रहा था कि ब्रैड उससे बहुत बहुत ज्यादा आगे है और वो बहुत तेजी से उनसे दूर होता जा रहा है। तब उसने पीछे मौजूद अपने दोस्त शॉन को आवाज लगाई कि हमें और ज्यादा तेजी से तैरना पड़ेगा, हम तीनों को एक साथ इस नदी से बाहर निकलना है, अगर एक भी इसमें छूटा तो वो इसी के अंदर समा जाएगा, ये नदी उसको आगे की तरफ बहा कर ले जाएगी। ये बात सुनते ही शॉन और एशले दोनों बहुत जोर जोर से हाथ मारने लगे अपने दोस्त ब्रैड तक पहुंचने के लिए। ये दोनों पीछे से तैरते हुए ब्रैड को आगे की तरफ आवाज लगा रहे थे कि ब्रैड तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम अभी तुम्हारे पास तैरते हुए आ रहे हैं। ब्रैड का मुंह बाहर था, वो अपने दोस्तों को अपने पास आता हुआ देख रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसको पता था कि ये तीनों बाहर निकल आएंगे। और जल्दी जल्दी तैरते हुए शॉन और एशले अपने हाथ पैर मारते हुए ब्रैड के पास पहुंच चुके थे। ये तीनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा और अभी इस नदी में धारा के साथ बहते हुए आगे की तरफ जाने लगे। इन तीनों ने वहीं बात करते हुए कहा कि हमें लेफ्ट साइड में किसी मजबूत जड़ को बहुत जोर से पकड़ना होगा, अगर हमारा हाथ फिर से छूटा तो हम दोबारा आगे कहीं जाकर रुकेंगे, कहां जाएंगे ये हमें भी नहीं पता। इन तीनों ने प्लान बनाया कि चलो हम धीरे 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 तैरते हुए इसी करंट के साथ इसी फ्लो में लेफ्ट की तरफ होते हैं और कोई भी अगर बीच में मजबूत सा पेड़ आया तो हम उसकी जड़ को पकड़ लेंगे। बहते हुए तीनों में सबसे आगे एशले, उसके पीछे शॉन, उसके पीछे ब्रैड और ये तीनों अब धीरे 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 लेफ्ट साइड की तरफ होने लगे। बट थोड़ी ही आगे चलने पर, कुछ ही सेकंड्स बीतने पर एशले को अपने पैरों के अंदर कुछ महसूस हुआ और जैसे उसने महसूस करा उसने तुरंत अपने पानी के अंदर पैर को झटकाया और पीछे अपने मौजूद दोस्तों को बोलने लगा कि अरे मैंने कुछ अभी देखा है, मेरे पैरों ने कुछ महसूस किया है पानी के अंदर और मुझे इस चीज का पता भी नहीं है कि आखिर वो क्या था। बीच में मौजूद शॉन ने जैसे ही एशले को इस तरीके से चिल्लाते हुए सुना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने पानी के अंदर ही अपने हाथ पैरों को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया क्योंकि हो सकता था जो एशले के पैरों में आया हो वो उसके भी पैरों में आ जाए। उसने जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए ताकि वो जो भी चीज है डर के वहां से निकल जाए। बट उसने इतने में ही एशले को ये कहते हुए सुना कि जो भी चीज आई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, वो अभी अभी दोबारा मेरे पैरों को फील करी है, हमें जल्दी से जल्दी इस नदी से बाहर निकलना होगा, जो भी पेड़ हाथ में आए तुरंत उसको पकड़ो। और तभी इन लड़कों को सामने लिटरली इस नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक मैनग्रोव का पेड़ बहुत ही ऊंचा और बहुत ही मजबूत इस नदी में बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई दिया। एशले ने कहा कि जल्दी जल्दी इस पेड़ को पकड़ो, हम यहीं पर रुकने वाले हैं। शॉन एशले की बातों से इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने तैरते तैरते इतना ज्यादा तेज तैरना शुरू किया कि वो एशले से भी आगे निकला, सीधा उस नदी के बीच में खड़े हुए पेड़ को जाकर पकड़ा और उस पेड़ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ते ही उसने नीचे घूमकर देखा, नीचे एशले मौजूद था। एशले भी इस पेड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने एक हाथ से उस पेड़ को पकड़ा, एक हाथ से नीचे एशले का हाथ पकड़ा और उसको ऊपर की तरफ खींचने लगा। जैसे ही एशले और शॉन इस पेड़ के ऊपर चढ़े तभी इन दोनों ने देखा कि आखिर ब्रैड कहां पर है। ये दोनों पेड़ को पकड़कर इधर उधर घूमकर देखने लगे कि आखिर उनका दोस्त ब्रैड गया कहां पर। वो अभी तक तो उनके साथ ही था बट एकदम से वो कहां गायब हो गया। नीचे लटके हुए एशले ने ऊपर लटके हुए शॉन को कहा कि शॉन, ब्रैड तुम्हारे ही पीछे था और अब तुम्हारे साथ नहीं है, बताओ तुम कहां गया। बट यहां शॉन ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, वो पहले मेरे साथ था लेकिन जैसे ही तुमने चिल्लाया कि यहां कुछ है, यहां कुछ है, मुझे कुछ फील हुआ है, उसी टाइम पर मैंने जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और उसी बीच में मेरा हाथ उससे छूट गया और मुझे नहीं पता कि अब वो आखिर कहां पर है। दोनों इधर उधर देखने लगे। उनको लग रहा था कि हो सकता है ब्रैड कहीं और तैरकर किसी किनारे पर चला गया हो या फिर पहले ही उसे कोई पेड़ दिख गया हो और उसने उसको पकड़ लिया हो और वो वहीं पर लटका हुआ हो। उन्होंने जोर जोर से ब्रैड को चिल्लाना भी शुरू किया बट ब्रैड ने कोई उत्तर नहीं दिया और आसपास कहीं ब्रैड दिख भी नहीं रहा था। तभी नीचे लटके हुए एशले ने ऊपर शॉन का पैर पकड़ा और शॉन पहले ही डरा हुआ था, उसने बहुत जोर से पेड़ को पकड़ा हुआ था और जैसे ही एशले ने शॉन के पैर को हाथ लगाया शॉन बहुत ज्यादा डर गया। वो चमक कर नीचे एशले के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, हाँ बता क्या बीमारी है, क्यों परेशान कर रहा है। उसने कहा कि यहाँ नीचे देखो एक बार पानी में, मुझे कुछ पीले रंग की चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है। तभी दोनों ने जैसे ही पानी में देखा वो पीले रंग की चीज धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और बड़ी होती जा रही थी और जैसे ही वो सतह के ऊपर आई वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उनके दोस्त ब्रैड की जैकेट ही थी जो वो पहनकर इनके साथ यहाँ कूदा था। लेकिन वो जैकेट अकेली नहीं थी, उस जैकेट के अंदर ब्रैड खुद भी मौजूद था और जैसे ही वो पूरा का पूरा ब्रैड बाहर आया साथ में कुछ और भी उसके साथ आ रहा था। जी हाँ, ब्रैड का मुंह एक 13 फुट लंबे मगरमच्छ के मुंह के अंदर फंसा हुआ था। लिटरली उसके दोनों हाथ बाहर और सिर्फ मुंह और उसकी आधी से ज्यादा गर्दन
उस क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर फंसी हुई थी और जैसे ही वो बाहर आया उस क्रोकोडाइल का मुंह भी बाहर आया और उस क्रोकोडाइल ने लिटरली ऊपर लटके हुए यानी कि पेड़ के ऊपर जो एशले और शॉन लटक रहे थे उनको घूरना शुरू कर दिया। जैसे ये चीज इन दोनों लड़कों ने देखी वो इतने ज्यादा डर गए। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक वो मगरमच्छ ऊपर लटके हुए इन दोनों लड़कों को घूरे जा रहा था और इसी वजह से इन दोनों को इतना ज्यादा डर लगा कि इन्होंने बहुत जोर से उस पेड़ को पकड़ लिया और जस्ट वो वेट कर रहे थे कि कब ये मगरमच्छ वहां से हटे। बट मगरमच्छ के जाने का कोई भी मूड नहीं था। वो तो बस इस सतह के ऊपर रहकर वेट कर रहा था कि हाँ बाबूजी कभी तो नीचे आओगे, मैं तुमको यहीं मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से लटके रहो, मैं यहीं पर हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और तकरीबन 2 से 2.5 मिनटों तक इंतजार करने के बाद वापस वो मगरमच्छ ब्रेड के मुंह को वापस अपने साथ लेकर जाते हुए नीचे पानी की गहराइयों में गया और जस्ट ये दोनों यानी कि ब्रेड और वो मगरमच्छ गायब हो चुके थे। जैसे ये चीज इन दोनों लड़के ऊपर जो लटके हुए थे इन्होंने देखी, इनको इतना ज्यादा रोना आ रहा था बट वो रो भी नहीं पा रहे थे। ऑब्वियसली उनका दोस्त इस तरीके से मारा जा चुका था। उनको पता लग चुका था कि ब्रेड के शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, ना ही उसके पैर हिल रहे हैं, ना ही उसके हाथ हिल रहे हैं। इस मगरमच्छ ने उनके दोस्त ब्रेड की जान ले ली है। नीचे लटके हुए एशले ने शॉन को कहा कि इस मगरमच्छ को ब्रेकफास्ट मिल चुका है, लंच मैं हूं और डिनर तुम हो, ये यहां से नहीं जाने वाला, मुझे पता है ये अब नहीं तो थोड़ी देर बाद वापस जरूर आएगा और हम इस हालत में तो इस नदी के अंदर बिल्कुल भी नहीं कूद सकते। इसके बाद एशले ने शॉन से कहा कि हमें थोड़ी और ऊंचाई पर चलना चाहिए, इस पेड़ के ऊपर यहां नीचे लटके हुए तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तकरीबन 4 से 5 फीट ही है और मुझे पता है कि इस तरीके से ये मगरमच्छ जंप भी लगा सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा और ऊंचाई पर जाना चाहिए इसी पेड़ के ऊपर। दोनों लड़के ऊपर जा चुके थे। एशले अब ऊपर हो चुका था शॉन से भी। एशले तकरीबन 15 फीट की ऊंचाई चढ़ चुका था और यहां शॉन तकरीबन 10 से 11 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था। दोनों ने एक एक हाथ से उस पेड़ की ब्रांच को पकड़ा हुआ था, उसकी टहनियों को पकड़ा हुआ था और अब वो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे थे क्योंकि अब वो ऊंचाई पर थे, इस मगरमच्छ की पहुंच से बाहर थे। जब तक वो इस पेड़ पर थे वो सुरक्षित थे। दोनों आपस में ये चीज डिस्कस करने लगे कि अगर हम किस्मत से बच भी जाएं, किसी तरीके से हम इस जगह से निकल जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, तो आखिर ब्रेड के घर वालों को क्या जवाब देंगे कि आखिर ब्रेड के साथ क्या हुआ और हमने उसे बचाया तक नहीं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसके अलावा ये दोनों ये भी चीज डिस्कस कर रहे थे कि अगर आज रात तक हम घर वापस नहीं पहुंचे या फिर हमारा मोबाइल जो हम साथ लेकर आए हुए हैं वो हमारे घर वालों की पहुंच से बाहर रहा, वो हमसे बात नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली वो हमको ढूंढना शुरू कर देंगे, वो हमारा रेस्क्यू जरूर करेंगे। इन दोनों को ये तो पता था कि इनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, बट वो कब किया जाएगा, आज, कल या फिर परसों या फिर उससे भी ज्यादा टाइम, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि पुलिस वालों को भी कि आखिर ये दोनों लड़के कहां पर होंगे। ऐसे इतने बड़े जंगल में, इतनी बड़ी नदी के अंदर इस तरीके से 2 लड़कों को लटकते हुए ढूंढना कोई हलवा तो था नहीं। दोनों आपस में ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि आखिर हम इस पेड़ के ऊपर कब तक सेफ हैं, अब नहीं तो कल हमको यहां से उतरना पड़ेगा या फिर कुछ टाइम और बाद यहां से उतरना ही पड़ेगा। इस पेड़ के ऊपर तो हम अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकते और जब भी हम उतरेंगे वो मगरमच्छ हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। ये सब चीजें आपस में बातें करते हुए ही तभी एशले जो कि अब टॉप पर बैठा हुआ था उसका ध्यान फिर से नीचे की तरफ गया। वो बोलते बोलते शॉन से चुप हो चुका था और जैसे ही शॉन ने एशले की तरफ देखा, एशले बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसको कुछ नीचे दिखाई दे रहा था। तब यहां शॉन ने वापस उसकी आंखों में आंखें डालते हुए नीचे की तरफ देखना शुरू किया और नीचे फिर से वही उसी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर पानी की 13 फुट लंबा मगरमच्छ उनके ही चारों तरफ घूम रहा था उसी पेड़ की तरफ। अब तक वो मगरमच्छ ब्रेड को पूरा का पूरा खा चुका था। आपको पता ही होगा कि खारे पानी के मगरमच्छ इस दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ माने जाते हैं और इसके अलावा यही एकमात्र या फिर एक और भी ऐसी प्रजाति है मगरमच्छ की जो इंसानों के ऊपर वार करने से बिल्कुल नहीं हटती। अगर इनको मौका मिले तो ये इंसान को जिंदा ही खाने की हिम्मत रखते हैं। अब यहाँ पेड़ पर लटके हुए दोनों ही लड़के बहुत ज्यादा डरी आंखों से उस मगरमच्छ को, इतने बड़े मगरमच्छ को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये मगरमच्छ उनका कब तक इंतजार करेगा। उनको लग रहा था कि कुछ टाइम बाद वो उनकी वेट करके यहाँ से चला जाएगा, बट मुझे लगता है कि मगरमच्छ ऐसे मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो जस्ट यही फील कर रहा होगा कि ब्रो कोई टेंशन नहीं है, जब भी तुम नीचे आओगे मैं तुमको यहीं खड़ा मिलूंगा। तब यहाँ एशले ने शॉन को समझाया कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होते ही शायद हो सकता है ये मगरमच्छ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, यहाँ से निकलकर कहीं और चला जाए या फिर कोई और उसे शिकार इस नदी में मिल जाए, कोई मछली वगैरह मिल जाए, वो हमारा पीछा छोड़ देगा। बट ये चीज सुनते ही शॉन को बहुत ज्यादा खतरा सा महसूस होने लगा। उसको लगा कि एशले तुम ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ऊंचाई पर बैठे हुए हो। अगर मगरमच्छ हमला करने की भी फिराक ढूंढता है तो वो सबसे पहले मेरे ऊपर हमला करेगा। यहाँ ये शॉन बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। वो बार बार एशले को बोलने लगा कि नहीं एशले, मुझे भी तुम्हारे पास आना है, मुझे भी तुम्हारी जितनी ऊंचाई पर सेफ रहना है खुद को। और यही सोचते सोचते शॉन ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और ऊपर वाली टहनी को पकड़कर थोड़ा सा अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी ताकि वो और ऊंचाई
ऊंचाई पर जा सके इस पेड़ पर। शॉन ने अपने सीधे हाथ से एक टहनी को पकड़ा, उसके ऊपर अपना वेट थोड़ा सा डालकर चेक किया कि क्या ये मजबूत है या नहीं। वो मजबूत लग रही थी। उसने उसको अच्छे तरीके से पकड़कर अपना पूरा जोर उस टहनी पर दिया। दूसरे हाथ से एक और टहनी पकड़ी, बट जैसे ही शॉन ने दूसरे हाथ से एक और टहनी पकड़ी, वो इतनी ज्यादा हल्की थी कि शॉन का बोझ सहन ही नहीं कर पाई और वो एकदम से टूट गई, झटके में ही टूट गई। और इसी टहनी के ऊपर अब शॉन का बोझ भी था। दूसरे वाली टहनी उसने छोड़ रखी थी। जैसे ही टहनी टूटी, टहनी के साथ शॉन भी खुद नीचे जाकर सीधा इस पानी में पड़ा, और जैसे ही पड़ा वो सीधा पानी के अंदर डूब चुका था कई फीट। और जैसे ही वो पानी के अंदर गया, वो वापस इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि उसने बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अब बहाव बहुत ज्यादा तेज था, तो यहाँ कुछ फीट वो इस पूरे पेड़ से दूर हो चुका था। और जैसे ही शॉन तैरते हुए इस सतह पर आया, उसको पता था कि उसके चारों तरफ कहीं भी वो मगरमच्छ हो सकता है। अंधेरा भी अब लगभग हो ही चुका है और वो उसके ऊपर हमला कर देगा। इसी पैनिक के अंदर आकर उसने बहुत जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। इतना जोर उसने लगा दिया जितना उसके शरीर में था भी नहीं। और बहुत ज्यादा बड़ी किस्मत से शॉन के हाथ में इसी पेड़ की पानी के अंदर डूबी हुई एक जड़ लग गई। उसने उस जड़ को पकड़ा और बहुत जोर जोर से, अब बहुत ज्यादा डरते हुए, ऑब्वियसली उसके माइंड में यह था कि वो अपना हाथ पैर नहीं चलाएगा तो ऑब्वियसली किसी भी टाइम आकर वो मगरमच्छ उसको अपना शिकार बना लेगा। उसके लिए वो लंच जैसा ही होगा। इसके अलावा शॉन को यह भी पता था कि वो जितनी ज्यादा हलचल इस पानी के अंदर करेगा, वो उतना ही ज्यादा ध्यान इस मगरमच्छ का अपनी तरफ भी खींचेगा। बट उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसने जस्ट हाथ पैर मारने शुरू किए। बहुत जोर लगाकर उसने उस टहनी को पकड़ा और सीधा जाकर उस पेड़ के ऊपर वापस चढ़ चुका था। शॉन इस टाइम पर इतना ज्यादा किस्मत वाला था कि उसके जस्ट बराबर में ही वो मगरमच्छ मौजूद था। बट मगरमच्छ का ध्यान भी उस टाइम पर आई थिंक भटक चुका होगा, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये उसका शिकार गिरा तो गिरा कहां पर है। आवाज तो आ रही है बट उस टाइम पर रोशनी नहीं थी, लगभग अंधेरा हो चुका था, तो इसीलिए मगरमच्छ को शायद नहीं दिखा होगा। बट ये मगरमच्छ सूंघने की क्षमता बहुत रखते हैं। खैर ये बात की बातें हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि इस टाइम पर तो शॉन बहुत ज्यादा लकी था। दोनों लड़के अब पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, एक दूसरे को पकड़कर, साथ ही पेड़ को भी पकड़कर, और वो नीचे देख रहे थे कि आखिर वो मगरमच्छ गया तो गया कहां। और उसके जस्ट मूवमेंट्स बाद ही एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर ये शॉन कूदा था, वहीं पॉइंट पर इन दोनों लड़कों को वो मगरमच्छ तैरता हुआ दिखाई दिया। जस्ट उसको कुछ मिनटों तक देखने के बाद सूरज बिल्कुल डूब चुका था। अब डार्कनेस वहां फैल चुकी थी। आसपास कोई बड़ा शहर नहीं, आसपास कोई बड़ा गांव नहीं, कोई रोड वगैरह नहीं, इसलिए वहां पर कोई भी बिजली का साधन मौजूद नहीं था जिससे वहां कुछ तो लाइट आ सके। यहां लिटरली पिच ब्लैक डार्कनेस फैल चुकी थी। और इस अंधेरे की वजह से इन दोनों लड़कों को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो मगरमच्छ है कहां पर। बट ये मगरमच्छ अपने संकेत खुद ही इन दोनों लड़कों को दे रहा था। जी हां, कुछ मिनटों में वो मगरमच्छ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, और उसके पोजीशन चेंज करने से और साथ ही उसके सांस लेने की वजह से उसकी आवाजें इन दोनों लड़कों तक पहुंच रही थी। और उन आवाजों के सहारे ही ये दोनों लड़के पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो मगरमच्छ है कहां पर। अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था कि ये दोनों लड़के जो आमने सामने बैठे हुए थे, ये दोनों खुद को देख नहीं पा रहे थे। इन दोनों ने जस्ट एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। अगर थोड़ा सा भी कोई इधर झुकने की कोशिश करता तो सामने वाला उसको बताता कि तुम अभी झुके हो, और वो सामने वाला रिप्लाई करता कि हाँ मैं अभी झुका हुआ हूं और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे नींद नहीं आई है। दोनों ने आपस में कोड वर्ड सेट कर लिए थे कि हल्की सी भी मूवमेंट के वो अपना बोलकर बताएंगे, ताकि एक दूसरे की नींद ना लगे, एक दूसरे का टाइम पास होता रहे। रात की शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआती के कुछ घंटे बीत चुके थे, और इन बीते हुए घंटों में इन दोनों लड़कों ने जस्ट बहती हुई नदी के पानी की आवाज और साथ ही नीचे मौजूद मगरमच्छ के सांस लेने की और उसके पोजीशन चेंज करने की आवाज सुनी। के अलावा जैसे जैसे अब रात गहरी होती गई, ऊपर का मौसम बिगड़ चुका था और इतना भयंकर तूफान, इतनी भयंकर आंधी उस टाइम पर चल चुकी थी। और ये आंधी कब थंडरस्टॉर्म में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। बहुत तेज बारिश होने लगी, और जैसे ये बारिश हुई, अब बारिश की आवाज से नीचे मौजूद मगरमच्छ की साउंड जो वो सांस ले रहा था, उसकी आवाजें आना इन दोनों लड़कों को बंद हो चुकी थी। दोनों लड़के पानी से भीग चुके थे। उनको लग रहा था कि किसी भी वक्त ये पेड़ यहां से गिर सकता है, इतनी जोर की हवाएं चल रही है। उनको लग रहा था कि किसी भी वक्त वो दोनों भी पानी में गिर सकते हैं। उनको लग रहा था कि किसी भी वक्त जिस टहनी के ऊपर ये बैठे हुए हैं, ये टहनी भी टूटकर नीचे गिर सकती है। बट इन दोनों लड़कों के लिए अच्छी बात यह थी कि आसमान में फैले हुए इस तूफान की वजह से वहां बिजली चमक रही थी। और आपने देखा होगा कि जब भी बिजली चमकती है तो बहुत तेज रोशनी पूरी धरती में जहां जहां वो चमकी है उस जगह में बहुत तेज रोशनी करती है। भले ही वो रोशनी कुछ क्षण भर के लिए हो, बट वहां चमक जाती है। वो सब कुछ एक फ्लैश की तरह होती है, और इसी फ्लैश का फायदा अब ये दोनों लड़के उठा रहे थे। जैसे ही बिजली चमकती, ये दोनों लड़के नीचे पानी में देखते, और पानी में उनको वो मगरमच्छ अभी भी वहीं लिटरली उसी पोजीशन में उनकी वेट करता हुआ दिखाई देता। ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा डर चुके थे। साथ ही उनको इस बात का भी डर था कि ये जो इतनी तेज बारिश हो रही है, इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इस नदी के पानी का लेवल भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे रात बीतती जाएगी, बारिश और ज्यादा होती जाएगी, ये नदी का पानी का लेवल बढ़कर और ऊपर आ जाएगा। बट यहां दिक्कत ये थी कि अब अंधेरा इतना ज्यादा था,
बिजली में वो इतना ज़्यादा क्लियरली देख नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में इस नदी के पानी का लेवल कहाँ तक है। उन दोनों को लग रहा था कि अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो पानी का लेवल और ऊपर आ जाएगा और इन दोनों की जो टांगे नीचे लटक रही है हवा में, वो टांगे ये मगरमच्छ आसानी से पकड़ लेगा कूदकर। इसी डर की वजह से इन दोनों ने जस्ट अपने पैरों को एक दूसरे के पैरों में बांध लिया। मतलब कि आप समझ कर देखिए, सामने दो पैर लटक रहे हैं, यहाँ इस साइड दो पैर लटक रहे हैं। जस्ट इन दोनों ने कुछ इस तरीके से अपने पैरों को बांध कर रखा ताकि थोड़ी सी तो वो ऊंचाई हो सके और इस वजह से उनको थोड़ी सुरक्षा भी मिल रही थी कि कहीं उनका पैर वगैरह फिसले या फिर उनका बैलेंस बिगड़े तो वो कम से कम पैरों के बल इस पेड़ के ऊपर लटक जाएं, एक दूसरे के अंदर उलझ कर ही लटक जाएं। किसी तरीके से उनको जस्ट ये रात काटनी थी क्योंकि रात बहुत भयंकर होने वाली थी। अब जस्ट आप सोच कर देखिए, आप इस पोजीशन में हो, आप ऊपर लटके हुए हो पेड़ पर और नीचे आपको पता है कि आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है। वो 13 फुट लंबा मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, घंटे बीतते रहे, तूफान अब शांत हो चुका था और अब सुबह होने वाली थी। और जैसे ही सूरज निकला, इन दोनों ने वापिस थोड़े से ही रोशनी में नीचे वापिस देखा कि हाँ, अभी भी वो मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा है। वो मगरमच्छ हटने वाला नहीं था, उसको जस्ट यही था कि हाँ, अब ब्रेकफास्ट में तो ये दोनों ही चाहिए। सुबह होते ही उन्होंने नदी के पानी का लेवल भी देखा जो ऑब्वियसली उस टाइम तक काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो मगरमच्छ उन तक पहुंच पाए। लेकिन इस बात का उनको ये डर था कि अगर एक बार और बारिश आई या फिर एक बार और ऐसा ही तूफान आया या फिर उनको आज अगर नहीं बचाया गया तो ऑब्वियसली रात को फिर से बारिश होगी या फिर दिन में कभी भी बारिश हो सकती है और इस बारिश में लेवल फिर से बढ़ेगा और बढ़ते ही यह मगरमच्छ ऊपर आ जाएगा और इनको खा जाएगा। सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे। अभी भी ये दोनों लड़के इंतजार कर रहे थे कि कब ये मगरमच्छ यहाँ से जाए। अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वो इतने टाइम से इस पेड़ के ऊपर लटके हुए थे, वो ना ही रात को 1 मिनट भी सोए। वो जस्ट पहरा दे रहे थे इस मगरमच्छ के ऊपर, या फिर ये मगरमच्छ उनके ऊपर पहरा दे रहा था। कोई तो एक दूसरे के ऊपर दे रहा था, मुझे नहीं पता, छोड़िए आप उस चीज़ को। सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास इन दोनों लड़कों को एक पुलिस ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी जो उनका नाम ले लेकर बार बार चिल्ला रहा था। जी हाँ, उस साइड यानी कि शहर में इनके परिवार वालों ने पुलिस के अंदर शिकायत कर दी थी कि हमारे 2 लड़के इस तरीके से जंगल में क्वाड बाइक पर अपनी सवारी करने के लिए गए थे और वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और उन्हीं की तलाश करते हुए पुलिस उनके ट्रक तक पहुंची जो अभी भी जंगल में खड़ा हुआ था। उनकी क्वाड बाइक ऊपर ही लटकी हुई थी, उसके अंदर लॉक की गई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने ये चीज़ देखी, पुलिस वाले चारों तरफ फैल चुके थे, उनको जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे। और जैसे ही इन दोनों लड़कों ने पुलिस वालों की आवाज़ें सुनी, इन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही पुलिस वालों ने ये चिल्लाहटें सुनी, पुलिस वाले तुरंत किनारे पर भाग कर आए और यहाँ दूर से ही इन दोनों लड़कों ने कह दिया कि जनाब, इसके बिल्कुल भी क्लोज मत आना, जितना हो सके आप दूरी बनाकर रखिए क्योंकि यहां पर एक मगरमच्छ है और वो हमारा कल शाम से ही इंतजार कर रहा है। पुलिस वालों ने तुरंत ही इन दोनों लड़कों की हालातों को देखकर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने का सोचा और जल्दी ही एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और सीधा इनके ऊपर मंडराने लगा। वो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया जा रहा था। मगरमच्छ अभी भी इन दोनों लड़कों का इंतजार कर रहा था। कोई और तरीका ही नहीं था। पुलिस वाले किसी बोट के थ्रू तो इन दोनों को नहीं बचा सकते थे। ऑब्वियसली बोट के ऊपर भी हमला कर सकता था मगरमच्छ क्योंकि उसको खाना चाहिए था। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया, इन दोनों लड़कों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, इस हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, वापस भेजो। क्यों? क्योंकि उस हेलीकॉप्टर के ब्लेड से निकलने वाली हवाएं इन दोनों लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। वो इन दोनों की पकड़ इस पेड़ से बहुत ज्यादा ढीली कर रही थी और इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उन तक पहुंच पाता, हो सकता था इस बात के पूरे चांसेस थे कि इन दोनों लड़कों के हाथों से पेड़ छूट जाए और वो सीधा जाकर इस नीचे गहरे पानी में गिरे या फिर हो सकता था सीधा इस मगरमच्छ के मुंह में गिरे। इन दोनों की आवाज़ें सुनते ही हेलीकॉप्टर को वापस ऊपर की तरफ भेज दिया गया। हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था, बट इस हेलीकॉप्टर ने एक अच्छा काम कर दिया। जैसे ये हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था और इतनी तेज हवाएं चल रही थी, पानी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, उस वजह से नीचे मौजूद वो मगरमच्छ, 13 फुट लंबा मगरमच्छ, वो डर चुका था। उसको लगा कि ये कोई चीज है जो उसे मार डालेगी। उस वजह से वो मगरमच्छ अपनी जगह छोड़कर वहां से गया। और जैसे ही दोनों लड़कों ने देखा कि नीचे मगरमच्छ तो है ही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि जनाब, यहां से मगरमच्छ जा चुका है, अब आप कोई बोट वगैरह भी लेकर आ सकते हैं। बोट तुरंत ही किनारे से चलकर इस पेड़ के नीचे आ चुकी थी और जस्ट ये दोनों लड़के अब इस बोट के ऊपर थे। इन दोनों ने नीचे छलांग लगाई और वो सीधा नीचे बोट में आकर गिरे। इन दोनों को किनारे ले जाएगा और किनारे से सीधा एम्बुलेंस में लोड करके इन दोनों को सीधा हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, उसके अंदर साफ तौर पर ये दोनों लड़के बिल्कुल स्वस्थ थे, बट इन दोनों के दिमाग के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ था, जो ट्रॉमा इन दोनों ने झेला था, वो इन सब फिजिकल चोटों से बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा आने वाले 6 से 7 दिनों तक ब्रैड के लिए भी पूरे नदी के अंदर छानबीन शुरू की गई कि क्या पता ब्रैड उनको मिल जाए या फिर उसके लाश के टुकड़े कुछ मिल जाए या फिर उसके कपड़े वगैरह कुछ तो मिले। बट पूरी नदी को छानने के बाद भी ब्रैड का नाम और निशान इस पूरी नदी में उनको नहीं मिला। मतलब ब्रैड लिटरली
कपड़ों समेत उस क्रोकोडाइल के मुंह में जा चुका था। आप मुझे बताइए कि आखिर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जहां आपको खतरा महसूस हो या फिर जहां सरकार ने खतरा घोषित किया हुआ हो। अपनी जान का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। मैंने ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, कभी भी कहीं किसी झरने के ऊपर पैर स्लिप हो जाता है, लोगों का सेल्फी लेने के चक्कर में लोग झरने में जा गिरते हैं, नदियों में जा गिरते हैं, किनारे पर खड़े होकर रील्स वगैरह बनाते हैं। ये कितना ज़्यादा भयानक है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, इस चीज़ का अंदाजा कभी भी नहीं लग पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है। जिनके साथ हुई है एक बार आप उनसे जाकर पूछिए या फिर उनके परिवार वालों से जाकर पूछिए, वो तो खुद बताने लायक ही नहीं रहते, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके से लोग मारे जाते हैं। और ना जाने आज तक कितने ही लोग इस छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के साथ मारे गए हैं, इस चीज़ का कभी कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता। आपकी जान आपके हाथ में है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं वो आप देखिए। मेरा काम था बताना, ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जहां आपको खतरा महसूस होता हो या फिर आप जिस जगह से अनजान हो उसमें आप कदम भी ना रखें। जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, इस इंसिडेंट के ऊपर मूवीज़ तक बनाई गई हैं और उन मूवीज़ के कुछ क्लिप्स मैं मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में डालने वाला हूं, जो कि इंस्टाग्राम पर मौजूद है। तो मेरे उस ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहीं पर सभी वीडियोज़ की बैक स्टोरीज, फुटेज, फोटोज़ वगैरह, अपडेट्स वगैरह वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो आपके हाथ से फॉलो बटन और साथ ही ब्रॉडकास्ट चैनल पर ज्वाइन बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमूल्य को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।